नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हमीरपुर की खबर की, जहां कल्प महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए धोती कुर्ता पहनकर छात्रों ने खेला क्रिकेट। आगे चर्चा करेंगे झारखंड की खबर से, जहां आज कार्यकर्ताओं के द्वारा अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए रैली निकाली गई। साथ ही दिखाएंगे कैसे बहजोई में शनिदेव मंदिर पर निकाली गई कलश यात्रा। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। हमीरपुर जिले के जिला मुख्यालय के स्टेडियम में आज संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने नई पहल की है, जिसमें हमीरपुर जिले के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उरई और हमीरपुर जिले के संस्कृत विद्यालय के बच्चों के बीच एक सद्भावना मैच करवाया, जिसमें एक टीम सफेद व दूसरी भगवा रंग के धोती कुर्ता के पहनावे में। इतना ही नहीं, पूरे स्टेडियम में केवल संस्कृत भाषा की गूंज ही सुनाई दे रही थी। जो कमेंट्री हो रही थी वो भी संस्कृत भाषा में हुई। सद्भावना मैच को देखकर लोग बड़े खुश नजर आए। जिले में ये नजारा पहली बार देखने को मिला, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि संस्कृत भाषा को एक सीमा में न बांध करके यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाए। संस्कृत का भी छात्र, संस्कृत भाषा भी सारे कार्य वो कर सकती है जो अन्य भाषाओं में सक्षम है। लोगों को इस भाषा के प्रति जागरूकता हो, ऐसा उद्देश्य रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। किस टीमों के बीच मैच हो रहा है? ये मैच हमीरपुर और जालौन जिला के बीच में हो रहा है। हमीरपुर में श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय झलुखर और श्री कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जालौन के बीच ये अद्भुत और ऐतिहासिक पल हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमारे जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय का बड़ा आशीर्वाद और योगदान रहा, जिसके कारण ये स्वप्न से लगने वाला कार्यक्रम साकार सा होता दिख रहा है। क्या नाम है? आज हमीरपुर झलोखर महाविद्यालय और उरई के एक संस्कृत महाविद्यालय, दो महाविद्यालयों के बच्चों के बीच में संस्कृत प्रतियोगिता है। और संस्कृत प्रतियोगिता इसलिए कि जो क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है ये पूरी संस्कृतमय रहेगी। यहाँ के आचार्यगण ने ये व्यवस्था किया है कि इसका संपूर्ण संचालन संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा। कमेंट्री भी संस्कृत में होगी। आप लोग देखें कि जो बटुकाएँ हैं वो बिल्कुल भारतीय बटुकों की वेशभूषा में हैं और उसी तरह से क्रिकेट के समस्त नियमों का पालन करते हुए क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। और यहाँ के हमारे आचार्य लोगों ने इसके लिए बच्चों को तैयार करने का बड़ा अथक प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चों में क्रिकेट को लेकर जागरूकता भी आएगी, साथ ही भाषा को लेकर भी एक अलग सोच पैदा होगी कि भाषा का किसी क्रीड़ा से, किसी कार्य से कोई संबंध नहीं है। हम संस्कृत माध्यम से भी समस्त कार्य कर सकते हैं। सर, अभी तक जो भी कमेंट्री हमने सुनी हिंदी और अंग्रेजी में सुनी क्रिकेट की, पहली बार संस्कृत में हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व भी इस तरह के उदाहरण हैं कि संस्कृत में कमेंट्री हुई है और आज हमीरपुर में हो सकता है पहली बार हो, लेकिन इसके पूर्व में भी भारतवर्ष में कई जगह संस्कृत में कमेंट्री हुई है। आप लोग देखेंगे बनारस में मेरी जानकारी में और भी कई जगह हो सकता है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व डोरंडा गांवा मुख्य मार्ग पर घंगरीकूड़ा के समीप एक विवाहिता का शव मिला था, जिसमें शव को पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसमें तिसरी एवं गांवा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुटी थी। लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद भी पूरी तरह से खुलासा नहीं होने के विरोध में कार्यकर्ता तिसरी गांधी मैदान से चौक तक होते हुए गांधी मैदान पहुंचे और विभिन्न प्रकार के नारे लगाए, जिसमें हत्यारों को फांसी की सजा की भी मांग की गई। नेता जयनारायण यादव ने कहा कि इन दिनों लगातार अपराधी मौत को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व एक युवक को अगवा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन युवक किसी तरह से भागने में कामयाब रहा और इधर पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है और पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर द्वारा पैसे लेकर अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। हमारा मांग है। तीसरा सवाल है कि एक चंद्र जादव भोक्ता को एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है। आज से 15 दिन पहले उसका भी हत्या कर दिया गया है। उसका भी उद्भेदन बड़ा बाबू करे, नहीं तो चक्का जाम होगा। आज नीरज कुमार चौक के एक दुकानदार का भतीजा
जो थाना से 50 मीटर की दूरी पर उसका अपहरण हो जाता है, किसी तरह से भाग जाता है, उसका उद्भेदन आज तक नहीं होता है। ये बड़ा बाबू को, ये इंस्पेक्टर साहब को यदि पैसा लेने की बात होगी तो ये पैसा लेने का काम करने का काम करते हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं गिरिडीह के एसपी कप्तान को बता देना चाहते हैं कि भाकपा माले आपके भरोसे अब नहीं जिएगा। अगर यदि एक सप्ताह के अंदर रिंकी कुमारी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया और फांसी नहीं दिया गया तो भाकपा माले गिरिडीह जिला का चक्का जाम कर देगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हंटरगंज के राम नारायण मेमोरियल डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट के द्वारा शुक्रवार को विशेष शिविर के दूसरे दिन नशा मुक्त भारत बनाने को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को रवाना करने से पहले प्राचार्य प्रोफेसर जैनेंद्र कुमार सिंह ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा भारत के लिए एक अभिशाप का स्वरूप ले चुका है। इस रैली से डुमरी कला ग्राम के लोग जहां जागरूक होंगे, वहीं भारत के उत्थान में इस प्रखंड की अहम भूमिका रहेगी। इस रैली का नेतृत्व एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर फहीम अहमद कर रहे थे। रैली NH 22 से होती हुई डुमरी कला ग्राम के कई टोला मोहल्ला होते हुए पुराना पंचायत भवन पहुंची। स्वयं सेवकों के हाथों में तख्तियों पर नशे की हानि और उसके दुष्परिणामों के बारे में लिखा हुआ था। वहीं नारे भी लगाए जा रहे थे जो कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए थे। आज रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। उसके तहत एक रैली निकल रही है यहाँ से, जो डुमरी कला गांव में जाएगी और लोगों को नशा पान करने से होने वाली हानि के बारे में बताएगा और इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, ये समाज के लिए कितना घातक है, परिवार के लिए कितना घातक है। इससे मुक्त होने के लिए ये सारे बच्चे जो हैं वे प्रेरणा के रूप में उन्हें बताएंगे। और साथ में जा रहे हैं एनएसएस वॉलंटियर्स और उनके एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फहीम अहमद जी। मैं इन लोगों को शुभकामना देता हूं कि आज का जो अभियान है नशा मुक्ति उन्मूलन, इसमें ये सफलता पाएं। जय हिंद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में शुक्रवार को सिविक एक्शन प्लान के तहत सीआरपीएफ A11 बटालियन के द्वारा जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी की अगुवाई में किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के द्वारा कस्तूरबा विद्यालय, लावालोंग हाई स्कूल के बच्चों के बीच फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट एवं विधवा महिलाओं पुरुषों के बीच त्रिपाल का वितरण किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए कमांडेंट वेद प्रकाश ने बताया कि सीआरपीएफ 24 घंटे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तैयार है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करवाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। वहीं इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस एवं पब्लिक के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करना भी हमारा लक्ष्य है, जिससे समाज के उत्थान कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। सर, ये जो आज सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत जो इस ग्रामीणों के बीच किया गया, सर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक व्यापक योजना है जो नक्सल प्रभावित हर राज्यों में और झारखंड के हर जिलों में चल रही है, जिसमें 11 बटालियन के जो तैनाती क्षेत्र है उसमें ये योजना चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो ग्रामीणों को उनकी ज़रूरत की चीज़ों को दे करके कुछ उनके सहायता का प्रयास है। दूसरा यह है कि जो आम जनता में एक पुलिस और अर्धसैन्य बलों की जो छवि है उस छवि को बदलने का, साथ में युवाओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है ताकि युवाओं को मुख्य धारा में पढ़ाई लिखाई में और उनके ज्ञान का विस्तार किया जा सके। इसके तहत कई कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से युवाओं का आदिवासी महोत्सव और युवा आदान प्रदान प्रोग्राम के तहत हम झारखंड के विभिन्न जिलों से आदिवासी युवाओं युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेज रहे हैं देश के, जहां पे उनका दूसरे राज्यों के ही अपने ही आदिवासी समाज के लोगों के साथ भेंट मुलाकात, खेल कूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिससे उनका ज्ञान का वर्धन हो।
और उनका एक दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आया, उसके तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसका एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें हम लोगों ने खेलकूद की सामग्री और कुछ ग्रामीणों के लिए उपयोगी तारपुलिन वगैरह का वितरण किया। इसके तहत हम लोग पानी की टंकी, बीज का वितरण, दवाइयों का वितरण, खेलकूद बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री का वितरण, मच्छरदानी का वितरण, इस तरह के तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। सोलर लाइट भी वितरित हो रहे हैं और एक व्यापक प्रोग्राम। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र में 101 की कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, बहजोई के काली मंदिर रोड पर स्थित शनिदेव मंदिर पर 101 कलश की यात्रा निकालकर श्री राम कथा का आयोजन किया गया। ये कथा 10 दिन तक लगातार सुनाई जाएगी। श्री राम कथा में हरिद्वार से आए कथा व्यास आचार्य जितेंद्र महाराज द्वारा श्री राम के जीवन का वर्णन किया जाएगा। आचार्य जितेंद्र महाराज द्वारा भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन की कथा सुनाई जाएगी। कथा में सभी भक्तों ने पहुंचकर भगवान राम के जीवन की कथा का आनंद लिया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशणे की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव महाकाल की शिवनगरी जुन्नार देव विशाला पहली पारी पर शिव के सेवक समिति द्वारा विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिव के भक्तों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस भंडारे में दाल, चावल, सब्जी, पूरी, अचार, सलाद, पापड़ एवं स्वादिष्ट हलवे का भोग 24 घंटे निरंतर चल रहा है। शिव की सेवक समिति पिछले 16 वर्षों से, जिसमें से एक वर्ष हमारा कोरोना के कारण नहीं हो चुका, यह भंडारा 15वां वर्ष है। लगातार हम 15 वर्षों से जो भगत पूरे भारत देश से आते हैं और पहली पारी के मुख्य स्थान से पैदल अपनी यात्रा को महादेव चौरागढ़ बाबा जी के पास जाते हैं, जो यहाँ से लगभग सांगा खेड़ा बुरा भगत होते हुए 45 किलोमीटर पे है। वहाँ जाते हैं। उन भक्तों की हम सेवा के लिए पूरी शिव की सेवक समिति के पूरे सदस्य हमारे यहाँ पे तत्पर रात दिन 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं। सुबह चाय बिस्कुट के साथ 11-10 बजे से शुरू भंडारा हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भोजन भक्तों को कराया जाता है। इसमें सब्जी, रोटी, पूड़ी, चावल, दाल, हलवा, समस्त पूरा भगत को भोजन प्रसाद कराते हैं। और उसके बाद में रात्रि में विश्राम की भी व्यवस्था रहती है। उसके बाद इस यात्रा को वह भगत लोग बढ़ाते हैं। हमारे पूरे शिव के सेवक समिति के सदस्यों को बड़ा आनंद आता है भोले बाबा के इन भक्तों की सेवा करते हुए। इसमें हमारे सभी समिति के सदस्य, वरिष्ठ लोग इसमें रहते हैं। उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से यह सब पूरा भंडारा चलता है, जो विगत एक सप्ताह 18 तारीख की फरवरी है, यह 13 तारीख से शुरू हो गया है और 19 तारीख को समापन होगा। यहाँ भोले बाबा का दरबार सजाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार नए रूप में भोले बाबा को बैठाते हैं और शिवरात्रि के दूसरे दिन इसके पूजन विसर्जन करने के बाद, हवन करने के बाद में उसके दूसरे दिन पूरे समिति के सदस्य बाबा महादेव चौरागढ़ के पास जा कर के उनके निवेदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आशीर्वाद हमें मिला था, आपके आशीर्वाद से यह भंडारा परिपूर्ण सफलतापूर्वक चला। उसके लिए हम सभी धन्यवाद पारित करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर के 2 घंटे का अभिषेक होता है, पूजन पाठ होता है। समिति के सभी सदस्य वहाँ जाकर के पूजन पाठ करते हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित नगर निगम की जमीन में परतापुर इंस्पेक्टर रामफल की कड़ी मशक्कत के बाद यार्ड का सौंदर्यीकरण कराया गया, जिस वाहन यार्ड का आज निर्माण कराया, जहां शहर के विभिन्न थानों, एक्सीडेंटल और मुकदमों में बंद वाहनों को खड़ा किया जा सके। एसएसपी रोहित संजवान ने परतापुर थाना इंस्पेक्टर रामफल सिंह को इस कार्य के लिए शाबाशी देते हुए बताया कि जिस तरह थानों में वाहनों को खड़े करने की जगह नहीं है और थानों में वाहनों की वजह से गंदगी और जहरीले मच्छर मक्खियां पनपते हैं, इसी के चलते यहां वाहन सुरक्षित रहेंगे और लगभग 10,000 वाहनों को यहां खड़ा किया जा सकेगा। जिसके बाद एडीजी राजीव सबरवाल, आईजी प्रवीण कुमार सहित एसपी सिटी ने पुलिस वाहन यार्ड का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कई थानों के इंस्पेक्टर और सीओ ब्रह्मपुरी भी मौजूद रहे। आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में बताइएगा। कितने वाहन यहाँ पर खड़े हो पाएंगे और कितने को यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा?
यहाँ पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यार्ड के लिए एक ज़मीन मिली है, जिसमें कि शहर के जो हमारे थाने हैं शहर देहात के, वहाँ पे जो अतिरिक्त वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से थाने में बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है। वो वाहन यहाँ पे खड़े किए जाएंगे। यहाँ पे पुलिस सुरक्षा गार्ड भी लगी है, CCTV कैमरे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो यार्ड है इसमें जो वाहन है वो खड़े किए जाएंगे। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद आज करछना तहसील में सहायक पुलिस आयुक्त न्यायालय करछना के द्वारा सुनवाई की गई। इस मौके पर ACP करछना अजीत सिंह चौहान के द्वारा घूरपुर से आए 151 व 107/16 की जमानत मंजूरी की गई, तो ACP कौंधियारा योगेंद्र सिंह ने करछना से एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की। कहना चाहेंगे इसमें व्यवस्था किस तरीके की है? कमिश्नरेट प्रणाली आने से समय की बचत होगी। मुलजिमों को 10 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नहीं 2-2, 4-4 घंटा बैठ के इंतजार करना पड़ता था। अब आएंगे मुश्किल से आधा घंटे 1 घंटे में उनकी सुनवाई हो जाएगी, जल्द से जल्द निस्तारण हो जाएगा। और किसी तरीके की कोई और बातें? और इसमें 145 की कार्रवाइयाँ जो हैं 151, 107/16, 135 ये भी जो CPC की धाराएं हैं वो सब यहाँ सुनवाई होगी, त्वरित निस्तारण होगा। नहीं, आज 2 लोगों का मुकदमा देखा गया ACP करछना और ACP कौंधियारा के द्वारा जी। तो आज पेश हुए, उसका जो है उनमें बेल मिली जी, वो लोग जल्दी से अपने घर चले गए। आपका परिचय? विनोद द्विवेदी, एडवोकेट, महामंत्री करछना वेलफेयर एसोसिएशन। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील में आज कमिश्नरेट लागू होने के बाद करछना तहसील में ACP कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर DCP यमुनानगर क्षेत्र संतोष कुमार मीना ने कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर DCP यमुनानगर संतोष कुमार मीना, उपजिलाधिकारी करछना गणेश कन्नौजिया, ACP करछना अजीत सिंह चौहान के साथ थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष चिंतामणि शुक्ला, महामंत्री हंसराज सिंह के साथ भारी संख्या में अधिवक्ताओं के साथ लोग मौजूद रहे। करछना तहसील में ये एक ACP के कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ये अभी पहली को उद्घाटन हुआ। इसमें अब ACP साहब हैं वो एज ए मजिस्ट्रेट सारे काम जो देखेंगे। सर, किस तरीके की इसमें व्यवस्था क्या देखने आए? कानून व्यवस्था में क्या क्या लागू किया गया? 107/16 या 151 जो भी पावर्स ACPs को मिली है मजिस्ट्रेट के तहत, वो सारी पावर यहाँ पे सर किया जाएगा। ये पहला न्यायालय खोला गया है और कहीं भी इससे पहले हो? बाकी जगह भी खोला जा रहा है। आज फ्राइडे है तो आज का एक टारगेट सभी जगह दिया गया है, बाकी जगह भी आज ही खोला जा रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बोखड़ा स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। एक ओर जहां सरकार द्वारा आमजनों तक स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रही है। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा की, जहां रोगी तो आते हैं पर उनका हाल लेने वाले एक भी कर्मी समय से नहीं आते हैं। रोगी पर्ची, खिड़की, OPD, दवा खिड़की, एक्सरे घर, जांच घर सुबह 8 बजे के बजाय दिन के करीब 10 बजे से 11 बजे तक खुलते हैं। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी का कहना है कि कुछ कर्मी को दूर से आना पड़ता है, जिसके कारण विलंब हो जाता है। 8:35, 9:11 खुला था यहाँ। उस समय तक ना OPD खुला हुआ था, न दवा काउंटर खुला हुआ था, न पर्ची काउंटर खुला हुआ था, न एक भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं थे। इस पर क्या करना चाहिए? प्रभारी से बात कीजिए। हम तो यहाँ पर विलम्ब होने का कोई कारण बता सकते हैं आप? विलम्ब होने का कारण है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर वाला अभी नहीं आता है, लेट से आता है। क्या बजे आते हैं हम लोग? सर उन लोगों से सवाल है तो उन लोगों से पूछ सकते हैं ना। आप बता सकते हैं कब तक खुलता है पर्ची काउंटर? हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। OPD खुलने का क्या समय है सर? OPD देखिए, हम सब साढ़े 8 बजे तक खोल देते हैं, खुला रहता है। कुछ कर्मी को आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, दूर से आते हैं, लेकिन 8 बजे तक खुल जाता है। हम सर यहाँ 9:30 में आए हुए थे, ना तो आपका कोई OTP खुला हुआ था, न इसके बाद आपको न पर्ची काउंटर खुला हुआ था, न दवा काउंटर खुला हुआ था। एक भी कर्मी यहाँ मौजूद नहीं थे। जैसे अभी एक्सरे वाले अभी तक आया नहीं है। वो हमेशा आ जाते हैं 8 बजे तक, लेकिन आज किसी कारणवश नहीं आ सके हैं। क्या हुआ? सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।